नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास टॉक शो दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में। आज हमारे साथ मौजूद है बेहद खास शख्सियत, क्योंकि जिस टॉक शो की आज हम बात करने वाले हैं वो जिक्र करता है उस बीमारी का, उस समस्या का जिससे आज हर दूसरा इंसान प्रभावित है, परेशान है, चिंतित है। मैं बात कर रही हूँ दिल की समस्या की। दिल की समस्या के केसेस इन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। छोटी उम्र के लोगों से लेकर बड़े लोगों तक दिल की समस्या से जुड़ी हुई बातें जब जब सामने आती है, जब जब इस तरह की खबरें हम पढ़ते हैं कि साइलेंट अटैक हो गया, एक 19 साल के लड़के को हार्ट अटैक हो गया, उसकी मौत हो गई, तो ये सब खबरें विचलित करती है। लेकिन दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो के जरिए इस समस्या को सुलझाने की कोशिश लंबे समय से, मैं कहूं 2018 से हमारे देश के एक्सपर्ट्स यानी कि मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस टॉक शो के जरिए कर रहे हैं, जो कि हर रविवार को प्रसारित किया जाता है सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर अवेयरनेस के लिए। और फर्स्ट इंडिया भी आज इस श्रृंखला में, इस मुहिम में हिस्सा बना है इस खास कॉज का। हमारे साथ मौजूद है जाने माने हार्ट रोग विशेषज्ञ, देश के एक काफी जाने माने, जिन्होंने 3 दशकों से लगभग सेवाएं जो है इस फील्ड में अपनी दी है, डॉक्टर GL शर्मा जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका परिचय कराऊं उससे पहले तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये हो जाती है, क्योंकि 3 दशकों का आपने जो सहयोग दिया है, मानव सेवा जो की है, और 3 दशकों तक लगभग उस समस्या से लोगों को जो कि बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके हैं, आप फिर रातों रात जिनकी जिंदगी परिवर्तित हो गई है, उन लोगों को आपने संभाला, देखा, और कई लोगों को आज आप भगवान लगते हैं, वो इस तरह से पूछते हैं। तो सर, दिल से दिल तक हार्ट टॉक शो में मेरा पहला सवाल यही होगा आपसे कि दिल की समस्याएं बढ़ी, और औसतन जब हम देखते हैं तो दूसरे देशों की तुलना में 10 साल पहले ही भारत में ये चीज़ें, ये बीमारी इंट्रोड्यूस होने लग गई है। लगभग हर 30 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत होती है, और जो सडन केसेस हैं, जो अचानक से होने वाले दिल की बीमारियां, ये बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला सवाल यही होगा कि अचानक से जो दिल की बीमारियां बढ़ी है, इसके पीछे क्या कारण है जिसमें सडन आप समझते हैं हार्ट डैमेज हो गया, या फिर अचानक से साइलेंट अटैक, इससे समस्याओं का? आजकल जो युवाओं में काफ़ी कॉमन हो गया है, युवाओं इवन आमजन में भी काफ़ी कॉमन हो गया। इस क्वेश्चन को अपन 2 फेजेज में ले सकते हैं। एक तो प्री कोविड ले सकते हैं और एक पोस्ट कोविड ले सकते हैं। प्री कोविड मेरा आंसर रहेगा कि आजकल जो युवाज होते हैं उसमें स्ट्रेस और स्मोकिंग के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। हमारे में कॉम्पिटिटिवनेस इतनी बढ़ गई है कि स्ट्रेस को अपन झेल नहीं पाते हैं, और वो स्ट्रेस किसी न किसी रूप में, या तो हार्ट अटैक के रूप में होता है, या ब्रेन स्ट्रोक के रूप में होता है, या कोई और चीज़ के रूप में होता है। तो प्री कोविड अगर अपन देखते हैं, एक खान पान इम्पोर्टेंट होता है, खान पान, लाइफस्टाइल पूरी हमारी डिस्टर्ब हो चुकी है। और पोस्ट कोविड वी आर नॉट श्योर, पोस्ट कोविड ये बीमारी की वजह से भी हो सकता है, सडन कार्डियक अरेस्ट, और ये जो हमने टीका लिया, जो वैक्सीन लिया है, उस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी हो सकता है। लेकिन ये रिसर्च का विषय, ये मैं डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकता वैक्सीन पे। प्री कोविड डेफिनेटली स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, एंड पोस्ट कोविड, कोविड इटसेल्फ और कोविड का वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जी, लेकिन सर ये बहुत आपने जिस चीज़ का जिक्र किया, वैक्सीनेशन के बाद में बहुत सी भ्रांतियां हैं। लोगों को लगता है कि अगर कमजोरी शरीर में फील हो रही है, हार्ट में दिक्कत है, परेशानी है, तो कहीं ना कहीं उसका ये रीजन है। आपने कहा कि शोध का विषय है, लेकिन आपने अब तक इसको एग्जामाइन किया होगा, आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है? एक्चुअली हमारे पास में रोज़ कोई ना कोई ऐसा सडन कार्डियक अरेस्ट का, ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट आता है, और वो इसको कोरिलेट करता है इस वैक्सीन से। बट हम इसको डायरेक्टली उससे कोरिलेट नहीं कर सकते जब तक कोई हमारे पास में पुख्ता रिसर्च नहीं हो। हम वैक्सीन को ब्लेम नहीं कर सकते, सब पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में वैक्सीन लगा है, लेकिन सडन कार्डियक अरेस्ट के और साइलेंट हार्ट अटैक के ये इंसिडेंसेस पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन के बाद में ज़रूर बढ़े हैं। सर एक चीज़ बताइए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर जिस तरह से एक बहुत कॉमन समस्या है, एक गोली रोज़ की खाने को देखते हैं जब ब्लड प्रेशर का हम लोग प्रॉब्लम का जिक्र करते हैं, लेकिन इसके लक्षण क्या है? शुरुआती दौर में किस तरह से समझे कि एक व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो चुका है, और फिर क्योर कैसे करें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका आमजन के लिए। ब्लड प्रेशर का इटसेल्फ कोई लक्षण नहीं होता है। बहुत बार तो आप मेडिकल चेकअप के लिए जाते हो, कोई दूसरी बीमारी के लिए जाते हो, ब्लड प्रेशर आप चेक करवाते हो, तो आपका ब्लड प्रेशर पता चल जाता है। उस दिन से आपको लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। लेकिन ब्लड प्रेशर के लक्षण जिनमें लॉन्ग टर्म से ब्लड प्रेशर है, उनमें हेडेक होता है, थकावट होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, छाती में दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, और चिड़चिड़ापन हो सकता है। अगर ये सारी चीज़ें होती है तो आपको डेफिनेटली आपका डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए बोलेगा। बहुत बार हम दूसरी बीमारी के लिए जाते हैं, आजकल मेडिकल चेकअप काफ़ी कॉमन हो गया, हेल्थ चेकअप काफ़ी कॉमन हो गया। आफ्टर 45 ईयर्स हम सबको एडवाइस करते हैं एज 45 ईयर्स के बाद में कि अपना मेडिकल चेकअप
5 साल में एक बार करवा लें और उसमें काफ़ी लोगों को ब्लड प्रेशर का डिटेक्शन हो जाता है। तो ये इंसिडेंटली भी चल सकता है पता है इसका, और कोई लक्षण जैसे हेडेक हो गया, चिड़चिड़ापन हो गया, सांस लेने में तकलीफ होगी, तो उससे भी आपको ब्लड प्रेशर का डिटेक्शन हो सकता है। सर, जब भी दिल से जुड़ी हुई बातें होती है, परेशानी, क्योंकि बीमार अस्वस्थ अब सभी का दिल लगभग मानकर लोग चलते हैं। जिस तरह की जीवन शैली है और भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना समय मिल नहीं पाता है कि लोग उसको बिल्कुल अपनी लाइफस्टाइल को स्मूथ कर पाएं। लेकिन एक टर्म है मेडिकल में हार्ट ब्लॉकेज हो जाना। कई लोग कहते हैं कि हमारा हार्ट ब्लॉक है, इसमें स्टंट डले हुए हैं। लक्षण क्या होते हैं हार्ट ब्लॉकेज के, और क्या कोई ऐसा परीक्षण है जिसके थ्रू हम ये कोशिश कर सकते हैं कि जो मरीज है वो पहले से ही अपनी जो आर्टरी उसके डायग्नोस के जरिए अपने हार्ट को सुरक्षित रख पाए? लक्षणों से समझें अगर इसे। देखो, इसको अपन पहले तो अपन फिजिकल एग्जामिनेशन में जा सकते हैं, फिर डायग्नोसिस में जा सकते हैं और सिम्टम्स में जा सकते हैं। लक्षणों का आपने जहाँ तक पूछा तो सांस लेने में तकलीफ होती है, छाती में दर्द होता है या कंस्ट्रक्शन होता है, गले में चोकिंग होती है, खाना खाने के बाद में चल नहीं पाते, थकावट हो जाती है, जो छाती का दर्द होता है बाएं हाथ में अगर आपके पास आता है, तो ये लक्षण होते हैं। बहुत बार बिना लक्षणों के भी आपको साइलेंट हार्ट अटैक आ जाता है। तो दूसरा आपने बोला कि ब्लॉकेजेस का कारण क्या होता है, हम अमूमन 4 कारण इसके मानते हैं। पहला इम्पोर्टेंट है, जो युवाओं में भी काफ़ी कॉमनली देखा जा रहा है, स्मोकिंग। दूसरा हाई ब्लड प्रेशर, तीसरा डायबिटीज़, और चौथा बैड कोलेस्ट्रॉल का अपनी बॉडी में ज़्यादा होना। इन 4 कारणों के अलावा भी बहुत सारे मल्टीपल कारण होते हैं, जैसे हेरिडिटरी होगी, जेनेटिक्स होगी, इनएक्टिव लाइफ होगी, ओबेसिटी होगी। फीमेल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो ब्लॉकेजेस का पता करने के लिए सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो ईसीजी होता है। दूसरा, हार्ट की इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, जिसमें हार्ट के वॉल और हार्ट के चैम्बर्स और हार्ट के कॉन्ट्रैक्टिलिटी के बारे में पता चलता है। तीसरा इम्पोर्टेंट, अगर पेशेंट को इन दोनों जांचों के बाद में पता नहीं हुआ तो फिर ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट वो होता है जिसको बेल्ट पे पेशेंट को हम एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं और साइमल्टेनियसली हम उसका ईसीजी लेते हैं। तो ये जो ट्रेडमिल टेस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आई है, अगर ट्रेडमिल टेस्ट पॉजिटिव आया तो डेफिनेटली उस पेशेंट्स को हम एंजियोग्राफी के लिए बोलते हैं, और अगर ट्रेडमिल टेस्ट नेगेटिव आया जिसमें अच्छा बोलते हैं, उसको हम दवाई लिख के वापस भेज देते हैं कि आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्लॉकेजेस के चांसेस नहीं है। और अगर पॉजिटिव आता है तो फिर आता है आपका ब्लॉक डिटेक्शन का जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी का टेस्ट 2 तरह से होता है। पहले जांघ की धमनी से होता है जिसको ट्रांसफ्यूमरल कहते थे, और 20-25 साल से ये हाथ की धमनी से होता है जिसको ट्रांसरेडियल कहते हैं। अगर इसमें ब्लॉकेजेस पता चलते हैं एंजियोग्राफी में, तो फिर आपको ट्रीटमेंट का एडवाइस किया जाता है। इसमें एंजियोग्राफी में एक आर्टरी में ब्लॉक हो सकता है, 2 आर्टरी में ब्लॉक हो सकता है, 3 आर्टरी में ब्लॉकेज हो सकता है, मल्टीपल जगह पे ब्लॉक हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है, और ट्रीटमेंट के बारे में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। अच्छा सर, इन सवालों से तर एक मेरा पर्सनल सवाल है, क्योंकि बहुत सी परेशानियां हो गई, लेकिन फिर हर इंसान को लगता है कि दिल से जुड़ी समस्या है तो गंभीर ही होगी। शुरुआती दौर में अगर उसको जांच लिया जाए और आप तक पहुंचा जाए तो समस्याएं खत्म भी हो जाती है। इसको लेकर के एक छोटा सा टिप। एक्चुअली ये बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है। हेल्थ चेकअप, हर आदमी को अपने कोई भी छोटी सी तकलीफ हो, इवन एसिम्टोमेटिक भी हो, तो उसको हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। हेल्थ चेकअप में इंपॉर्टेंट है कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल आपको करवा लेना चाहिए, और ईसीजी, इको, ट्रेडमिल टेस्ट से करवाना चाहिए। इन जांचों में अगर आपको कोई एविडेंस नजर आता है तो देन यू हैव टू गो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अदरवाइज आपको एनुअली जो अपन बोलते हैं एटलीस्ट 5 ईयरली तो आपको एक बार ये टेस्ट आपको करवाने चाहिए। इनसे आपको पता चल जाता है कि एट व्हाट रिस्क यू आर देयर। अच्छा, रूटीन चेकअप जब होगा, रूटीन चेकअप, हेल्थ चेकअप, अपने बॉडी को एग्जामाइन करते रहें खुद भी, तो जानकारी मिलती रहेगी और उसके बाद में आप सेफ रहेंगे। सर, एक चीज़ और है, क्योंकि दिल क्या चेतावनी देता है वाकई में जब हार्ट अटैक से आप गुजरते हैं, या फिर कोई ऐसा विकल्प जैसे आपने घर में किसी के साथ में खुदा न खास्ता ऐसा महसूस किया, कोई विकल्प जिससे आप कोशिश कर पाएँ घर पर उसे शुरुआती दौर में उसको बचाने की? एक्चुअली कोई भी चीज़ सिम्टम्स तो देती है, इंडिकेशन तो देती है। उस इंडिकेशन को बहुत सारे लोग समझ जाते हैं और कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। सबसे पहले जैसे अपन थकावट, ऑल ऑफ सडन थकावट आती है अपन को, सांस लेने में तकलीफ आती है, छाती में दर्द होता है, खाना खाने के बाद में बोलते हैं अजीब सा लगता है, हो सकता है गैस्ट्रिक हो सकता है। दिस इज अ मिसनॉमर। ये जो अर्ली डिटेक्शन होते हैं ये सिम्टम्स होते हैं हार्ट के, और उसके बाद में अगर इन इंडिकेशंस को समझ नहीं पाता आदमी, छाती में दर्द होना चालू हो जाता है, चेस्ट पेन, पहले जैसे साइकिलिंग करता है, स्विमिंग करता है, स्टेयर्स क्लाइंब करता है, पहाड़ चढ़ता है, अगेंस्ट द विंड चलता है, और खाना खाने के बाद में चलता है तो उसको भारीपन आ जाता है। अगर यहाँ पे समझ जाता है, दीज आर द इंडिकेशन, अगर यहाँ समझ जाता है तो उसको अपने आगे इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। तो अगर यहाँ पे नहीं समझता आदमी, इसके अगेंस्ट जाता है, तो अल्टीमेटली उसको कभी न कभी एक बार हार्ट अटैक आ सकता है। सर, जब किसी के साथ इस तरह की परिस्थितियाँ हो जाए और ये समझ में आ जाए, वो फेंट हो जाए या कुछ भी स्थितियों में, घर वाले प्राथमिक तौर पर ऐसा कौन सा विकल्प है उपचार के तौर पर जो कर सकते हैं?
आप इसको लेकर कुछ जानकारी? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है, उसको डाउट हो रहा है, तो सबसे पहले तो एस्पिरिन की गोली आती है 325 मिलीग्राम की। उसको आधा गिलास पानी में घोल के तुरंत पी जाएं या चबा लें उसको। और अगर दर्द हो रहा है तो आइसोडिल की गोली आती है और सॉर्बिटेट की 5 मिलीग्राम की गोली आती है, उसको जबान के नीचे चबा लें, तो उससे आपका एट ए टाइम आपको रिलीफ मिल जाएगा और क्लॉट फॉर्मेशन है उसकी गति थोड़ी कम हो जाएगी। यही नहीं रुकना चाहिए। अगर आपको हार्ट का डाउट है तो तुरंत नियर बाई जो हॉस्पिटल है, वेदर इट इज रेपुटेटेड नॉट रेपुटेटेड, डोंट गो अबाउट इट दैट, यू हैव टू गो एंड टेक द ईसीजी। ईसीजी में आपको पता चल जाता है कि आप हार्ट के लक्षण हैं आपको, या हार्ट अटैक के लक्षण हैं, या आपके हार्ट अटैक के लक्षण नहीं है। अगर ईसीजी नॉर्मल है तो देन आप आराम से डॉक्टर के पास में जा सकते हैं। ईसीजी एबनॉर्मल है तो देन यू हैव टू गो फॉर ए सेंटर जहाँ पे आपकी कोरोनरी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो सकती है। अच्छा, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का आपने जिक्र किया, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी और बाईपास, आप कितना डिफरेंस इन तीनों चीज़ों में है, और क्या ये सच है कि जिस मरीज ने एंजियोग्राफी करवाई है उसको फिर एंजियोप्लास्टी करवाना ज़रूरी है? देखो, अभी अपन डिस्कस कर रहे थे कि डायग्नोसिस करने के तरीके क्या हैं। अपन ट्रेडमिल पॉजिटिव तक पहुंच गए थे। उसके बाद में एंजियोग्राफी का टेस्ट होता है जिसमें आपके हार्ट के ब्लॉकेज का पता चलता है। एंजियोग्राफी इज़ ए टेस्ट, इट्स ए इन्वेस्टिगेशन, जिससे आपकी बीमारी का पता चलता है। अगर आपकी बीमारी नहीं है तो आप यहीं रुक जाते हैं और आप वापस घर जाते हैं, आराम से मस्त रहते हैं और आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके ट्रीटमेंट लेते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती। अगर आपको हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस का पता चलता है एंजियोग्राफी के माध्यम से, देन आपके दो तरह के ट्रीटमेंट हो सकते हैं। या तो आपका एंजियोप्लास्टी होता है, या फिर एंजियोप्लास्टी नहीं होकर आपका बाईपास सर्जरी होता है। एंजियोप्लास्टी ये चीज़ होती है जो आपके हाथ की नस या पैर के धमनी से हार्ट की धमनियों तक जाके वहाँ बलून से उस ब्लॉक को साफ करके वहाँ पे स्टेंट, जो छल्ला जिसको बोलते हैं, वो बिठा दिया जाता है। एंजियोप्लास्टी उन्हीं मरीजों में होती है जिसमें एक तो एक आर्टरी में प्रॉब्लम हो, दो आर्टरी में प्रॉब्लम हो, या कभी कभार तीनों आर्टरीज में डिस्क्रीट प्रॉब्लम हो, उनमें एंजियोप्लास्टी होती है। ये शॉर्ट ट्रीटमेंट है, इसमें अगले दिन पेशेंट को छुट्टी कर दी जाती है। सपोज किन्हीं पेशेंट्स में एंजियोप्लास्टी नहीं एडवाइस की जाती है, जैसे बहुत कैल्शियम जमा है, तीनों आर्टरी में बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, जिसमें एंजियोप्लास्टी के रिजल्ट बहुत कम अच्छे मिलते हैं, उन केसेस में बाईपास की हम सलाह देते हैं। बाईपास सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें आपके छाती का चीरा लगा के यहाँ से और पैर की नस लेके दूसरी नस को उसमें जोड़ा जाता है, उसको बाईपास बोलते हैं। तो एंजियोग्राफी इज़ अ डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन, दूसरा एंजियोप्लास्टी और बाईपास ये ट्रीटमेंट के तरीके होते हैं। एंजियोप्लास्टी में आपको बेहोश वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं है, सिंपल ट्रीटमेंट है। बाईपास सर्जरी सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें आपको बेहोश किया जाता है और 10-5 दिन आपको हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बेहद खास जानकारी है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। दिल की बात है, संभल कर चलना है, संभल कर बात कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में। इस टॉक शो के जरिए दिल की समस्याओं से जुड़ी हुई आपकी सभी समस्याएं, आपके सभी सवाल, सभी क्वेश्चंस और सभी भ्रांतियां तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ में जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट, जो कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर GL शर्मा, वो मौजूद हैं। समस्याओं के सवाल पर तमाम जवाब उन्होंने दिए, लेकिन और उनसे बातचीत करनी है। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमने डिस्कस किया उन चीज़ों के बारे में जो कि शुरुआती तौर पर है, लेकिन बढ़ती समस्याओं के साथ हर दूसरे व्यक्ति को ये समस्या, भले वो युवा हो या फिर वो महिला हो, बुजुर्ग हो, सबको अमूमन ये समस्या है। ऐसे में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज है, एडवांसमेंट समय के साथ आपने देखा होगा, क्योंकि 3 दशक का अनुभव आपके पास में, या फिर AI की वजह से, AI के साथ सहयोग में आने वाले दिनों में और अपेक्षाएं हैं इस समस्या से जूझने के लिए और तैयारी? यस, आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि जो इसके डायग्नोसिस के तरीके होते हैं वो सेट होते हैं। ECG हो गया, इको हो गया, ट्रेडमिल टेस्ट हो गया, और इनके अलावा जो एडवांस हो गया आजकल CT एंजियोग्राफी होती है एक चीज़, जिसमें आपको नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी 60 to 70% होती है। उसके बाद में अगर आप किसी को एंजियोप्लास्टी करनी है या बाईपास करनी है या नहीं करनी है, उसका तरीका पता करने के लिए स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राफी होती है, थेलियम होता है और पेट स्कैन है। ये डिफरेंट आपको टेक्नोलॉजीज काम में ले सकते हैं। और एंजियोप्लास्टी के साथ में बहुत ही एडवांसमेंट ट्रीटमेंट आजकल आ गया है। FFR आ गया है, IVUS आ गया है, OCT आ गया, जिसमें बहुत सारे कैल्शियम जमा होता है। उन ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए हमको ड्रिलिंग करनी पड़ती है, जिसको रोटाब्लेशन कहते हैं हम। बहुत बार कटिंग बलून
एक कैल्शियम जमा होता है, उसमें 3 ब्लेड्स होती है, कैल्शियम को साफ करने के लिए कटिंग बलून होता है। नाउ बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी में IVL आ गया है, लेज़र आ गया है, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज बहुत एडवांस हो गई है। डेफिनेटली आने वाले समय में AI का उपयोग भी डायग्नोसिस में हो सकता है। वी आर नॉट श्योर राइट नाउ, AI का इतना ट्रीटमेंट नहीं हुआ, लेकिन समवेयर आई रेड कि AI मे बी कंट्रीब्यूटेड इन डायग्नोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो जो लोग सुन रहे हैं उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हार्ट से परेशान हैं तो हार्ट की समस्याओं का हर जो समाधान है वो ज़रूर होगा, क्योंकि समय के साथ में एडवांस टेक्निक्स भी है। सर, ये बताइए कि पेसमेकर की ज़रूरत अगर किसी को आ गई है, वो कब जाने कि पेसमेकर की आवश्यकता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ पेसमेकर्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है? बहुत ही अच्छा। आपको पेसमेकर उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, अपने हार्ट की रेट 70 to 90 तक मानते हैं अपन। अगर हार्ट की रेट आपकी किसी कारण पे अपन नहीं जा रहे हैं, ये कम हो गई है, 30 हो गई है, 20 हो गई है, या वो जो हार्ट की रेट है वो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, जिससे आपको चक्कर आने लग जाते हैं, आपको बेहोशी हो जाती है, तो उन पेशेंट्स को अगर इन्वेस्टिगेट करने के बाद में जो रिवर्सिबल कोजेज हैं उनको एलिमिनेट करने के बाद में इरिवर्सिबल कोजेज का हमको पता चलता है, तो उनमें पेसमेकर की सलाह देते हैं हम। पेसमेकर 2 तरह के होते हैं, एक तो सिंगल चैम्बर होते हैं, एक ड्यूअल चैम्बर होते हैं। सिंगल चैम्बर पेसमेकर एक चैम्बर में उसको वायर को इंसर्ट करके बैटरी को यहाँ पे लगा के वो सिंगल चैम्बर पेस करता है, सिंगल चैम्बर सेंस करता है। ड्यूअल चैम्बर पेसिंग और ड्यूअल चैम्बर सेंसिंग पेसमेकर होता है, जिसमें 2 वायर्स होते हैं, एक छोटे चैम्बर में लगाते हैं और एक बड़े चैम्बर में लगाते हैं और उसको बैटरी से पेस कर देते हैं। ये ड्यूअल चैम्बर पेस होते हैं। इसके अलावा भी पेसमेकर में बहुत एडवांसमेंट है, जो CRT थेरेपी होगी, ICD थेरेपी हो गई और कॉम्बो हो गया, ये बहुत सारे एडवांसमेंट है। लेकिन पेसमेकर उन लोगों को लगाया जाता है जिनकी हार्ट की रेट, हार्ट की रिदम डिस्टर्ब होती है और जिसमें चक्कर आते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, बेहोशी हो जाती है, उन पेशेंट्स को पेसमेकर की एडवाइस दी जाती है। सर, मुझे लगता है कि जिन लोगों को परेशानी होती होगी दिल की, और ये अब बातों के जरिए पता भी लगता है कि किसी को दिल में दर्द हो रहा है, हार्ट में दर्द हो रहा है, या फिर अनईजी फील हो रहा है, तो उसको लगता है कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है और इस वजह से हो सकता है कि उसके खाने की वजह से, रूटीन की वजह से हो रहा हो। तो दिल के दर्द को, हार्ट के दर्द को और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के दर्द को, इन दोनों को किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है? अंतर क्या है इन दोनों दर्द में? दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि एवरी हार्ट पेशेंट गोज फर्स्ट टू गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। किसी भी इंडियन को या किसी भी बाहर वाले को अगर दर्द होता है तो 80% वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि मेरे को गैस हो गई है, मेरे को दर्द हो गया। कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट उनको डायग्नोज कर लेता है, ECG करवा लेता है और वो उनको कार्डियोलॉजिस्ट के पास में रेफ़र कर देता है। कुछ लोग किस्मत वाले नहीं होते हैं कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट केवल गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का ध्यान रखता है, वो एंडोस्कोपी करता है, वहाँ तक पहुँचने के बाद में भी ECG नहीं करवाता है, तो ECG में हार्ट अटैक आया हुआ होता है और वो एंडोस्कोपी कर देता है। तो ये बहुत ही 80% पेशेंट्स में पहले उसके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फिर कार्डियोलॉजिस्ट के पास में रेफर जाएगा। तो ऐसा इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट यू हैव टू बी अवेयर कि आपको ये हार्ट का दर्द है या नहीं है। तो आप गैस्ट्रो को दिखाने के बाद में कार्डियो से तो ओपिनियन ले लें। और गैस्ट्रिक का पेन जो होता है इतना सीवियर नहीं होता है, खाने के बाद में होता है, रेस्ट पे होता है। हार्ट का पेन खाने के बाद में होता है, लेकिन चलने पे होता है, हाथ में आता है, गले में रेफर होता है, अनकंफर्टेबल होता है, बाएं हाथ में रेफर होता है, और गले में आता है, चोकिंग आता है। इजीली यू कैन डिफ्रेंशिएट। हार्ट का पेन आपको चलने के बाद में होएगा, इवन रेस्ट में भी हो जाता है। जब ज़्यादा आपके ब्लॉकेज होते हैं तो रेस्ट पे भी हो सकता है, लेकिन जो गैस्ट्रिक पेन है वो खाने के बाद में होएगा, रेस्ट पे होएगा, और जो एंटासिड वगैरह और ये लेने से वो ठीक हो जाएगा। ये हार्ट का पेन भी कभी कभार रिलीव कर देता है एंटासिड वगैरह लेने से, बट डोंट मिस नॉर्मल इट गैस्ट्रिक पेन टू द कार्डियक पेन। सर, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है और जानकारी लोगों तक पहुंचनी इस बारे में चाहिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ऐसी सिचुएशन में हो जाते हैं। लेकिन जीवन शैली अगेन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपकी दिनचर्या, अगर आपका रूटीन उस तरह का है, हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप जीते हैं, तो कितने हद तक इस बीमारी को रोक दिया जा सकता है कि आए ही नहीं शरीर में, और अगर आ गई तो फिर उसको क्योर किया जा सकता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट। और हार्ट के प्रिवेंशन के लिए, हार्ट डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वन ऑफ देम। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में सारी चीज़ें आती हैं, अपने खाने से लेके, एक्सरसाइज से लेके, दिमाग से लेके। खाने में नाउ डेज वी आर ईटिंग जंक फूड, तो मैं सबसे पहले आपके व्यूवर्स को यही सलाह देता हूँ कि जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर योर हार्ट, वेदर इट इज़ यू आर गोइंग इनटू ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड। आप सिंपल सीधा सा अच्छा सा खाना जो अपने घर में किचन में बनता है
वो खाएं। उसमें घी और तेल आप कम इस्तेमाल करें। अगर तेल लेते हैं, आप यूज़ करते हैं, तो इसको बदल बदल के लें 3-3 महीने में। और जो बेस्ट तेल है अपने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल है, जो हार्ट के पेशेंट्स को हार्ट की बीमारी होने से रोकता है। दूसरा, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप दिन में, वीक में 3 से 5 दिन तक, 30 से 40 मिनट तक आप करें। 3 से 5 दिन तक, 2 दिन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक्सरसाइज ये वॉकिंग हो सकती है, ब्रिस्क वॉकिंग हो सकती है, आपकी साइकिलिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, मॉर्निंग वॉक हो सकती है। लेकिन बैठे बैठे भी आप साइकिलिंग कर सकते हो, रेस्टिंग एक्सरसाइज आती है, ट्रेडमिल आती है, एक्सरसाइज इस तरह से। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो प्रिवेंशन और लाइफस्टाइल में होता है, मेंटल। आपको योगा प्राणायाम अपने आप को शांति में रखना चाहिए। इससे भी हार्ट की प्रॉब्लम काफ़ी क्योर होती है, काफ़ी ठीक होती है। सर, अभी आपने डाइट का जिक्र किया, आपने खाने का जिक्र किया, तो ज़रा से इसे और एलैबोरेट करके दर्शकों को बताते हैं कि हार्ट डिजीज़ मैनेजमेंट में डाइट का क्या रोल होता है, खाने की चीज़ों के ज़रिए किस तरह से फ्लक्चुएट होता है। अगर आप गंदा खाते हैं, अगर आप जंक खा रहे हैं, तो फिर परेशानियाँ बढ़ती हैं और किस तरह से उसको फिर ठीक किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। डाइट में जैसे आपको पहले बता चुका, अपने घर में जो कुक होती है डाइट, उसमें हमारा कंट्रोल होता है। जो दूसरे के यहाँ कुक होती है, बाज़ार में कुक होती है, हमको उसका कंट्रोल का पता नहीं है कि व्हाट ही इज़ यूजिंग एंड व्हाट इज़ नॉट यूजिंग। ही इज़ टेलिंग कि ही इज़ गिविंग वेरी गुड फूड, बट वी आर नॉट श्योर। जो खाने में है, तेल का इस्तेमाल, वसा का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया आपको, जो बेस्ट ऑयल होता है वो मस्टर्ड ऑयल होता है, या फिर ओलिव ऑयल होता है, सफोला ऑयल होता है। ये जो चीज़ें होती है ना, इनको भी 3-3 महीने के लिए आप बदल के खा सकते हैं, तो ये आपके हार्ट में कुकिंग में अच्छी रहती है। बाकी जो मिठाइयाँ होती है, जिसमें वी डोंट नो क्या यूज होता है, क्या यूज़ नहीं होता। एडल्ट्रेशन, अगेन इम्पोर्टेंट, एडल्ट्रेशन खेतों से स्टार्ट हो जाता है। एडल्ट्रेशन आपके यूरिया कितना डाला हुआ है, फॉस्फेट कितना डाला हुआ है, और आपके मिल्क में आप क्या ले रहे हो, ये सारा एडल्ट्रेशन है। आप पनीर कैसे बन रहा है, ये एडल्ट्रेशन है। तो यू हैव टू बी वेरी चूजी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपके मसालों में क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो ये डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको शुद्ध प्योर अगर डाइट मिलती है, तो उसमें ऑयल मस्टर्ड होना चाहिए, और ये भी 3-3 महीने बदल के खाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, डाइट भी अच्छी ले ली, फ्रूट्स भी शामिल कर लिए, अच्छा खाना खा रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं, और आप हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन अगर स्ट्रेस है, अगर नींद पूरी नहीं है, तो भी इफेक्ट पड़ेगा? यस, 100%। अगर नींद नहीं आ रही है आपको, तो यू आर बी रेस्टलेस। आपको मेंटली वेलबींग के लिए तो आपको प्राणायाम, योगा, साइकिलिंग, स्विमिंग जो है ये करनी है आपको। योगा इज़ वेरी गुड फॉर हार्ट। आई एम टेलिंग द पीपल्स, योर व्यूअर्स, कि शांत मन की शांति के लिए आपको कुछ ना कुछ योगा प्राणायाम वगैरह करना चाहिए आपको। तो मेडिटेशन प्लेज अ वेरी 100% मेडिटेशन, यस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट नाउडेज। ओके सर, बहुत सारी चीज़ों का आपने समाधान सिर्फ यहाँ बैठे बैठे ही कर दिया। आई एम श्योर आप जब अपने क्लिनिक पर, अपने हॉस्पिटल में अपने पेशेंट से मिलते होंगे, तो कितना सेटिस्फैक्शन उनको मिलता होगा। शुरुआत तो हमने बातों के जरिए की, सवाल सारे पूछे। अब जरा दर्शकों को एक मैसेज के जरिए बता दीजिए कि हेल्दी लाइफस्टाइल को किस तरह से लीड करें, और अगर हार्ट की समस्या से परेशान है तो क्या किया जाए, घबराए नहीं, आप तक कैसे पहुंचे? सबसे पहले मैं आपके व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अच्छा खाना खाएं। जैसा हमने बताया डिस्कशन में कि अच्छा ऑयल यूज करें, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के टाइम में आप एक्सरसाइज करें, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, योगा प्राणायाम करें। और इनके बावजूद भी अगर आपको ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज़ होती है और कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उसका ट्रीटमेंट लें। फिर भी अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो घबराएं नहीं, आपके नियर बाय चिकित्सक के जाके आपका एग्जामिनेशन करवाएं, और एग्जामिनेशन में जो आपको बीमारी निकलती है उसका ट्रीटमेंट लें। आज अर्थ पे ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसका ट्रीटमेंट नहीं है, अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट है, एंड घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको अपने दिमाग से डर बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि हार्ट की बीमारी हो गई तो मैं काम करने लायक नहीं हूँ। बहुत सारे रेसलर हैं जो हार्ट के बाद में अच्छी कुश्तियाँ करते हैं, और स्विमर है, बहुत सारे हार्ट अटैक के बाद में स्विमिंग करते हैं, क्रिकेटर हैं, फुटबॉलर हैं, जो अपनी अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव लाइफ लीड कर रहे हैं। तो आप नर्वसनेस बिल्कुल भी नहीं आने दें, डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं आने दें, हर चीज़ का ट्रीटमेंट है। यही मैं आपके दर्शकों को मैसेज देना चाहता हूँ। तो देखिए, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने पूरी जानकारी दी, हर एक सवाल का इतना पूरा डिटेल के साथ में आप तक जवाब पहुंचा, और साथ ही कोशिश उनकी भी रही
कि आपको हर एक समस्या से जो कि दिल की बीमारी से जुड़ी हुई है, उसके निजात से जुड़ी हुई हर एक बारीक जानकारी दें। एडवांसमेंट क्या है टेक्नोलॉजी की वो भी बताएं और बचाव किस तरह से किया जा सकता है वो भी बताएं। उम्मीद करते हैं कि दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो के जरिए इस आधे घंटे में आपके कई सारे कंफ्यूजन्स दूर हो चुके होंगे। आज के टॉक शो में फिलहाल के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। लेकिन एक चीज और है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लॉग इन कीजिए और देखिए हर एक अपडेट, क्योंकि हर एक अपडेट वहां पर आपकी परेशानी से जुड़ी हुई हम लगातार अपडेट करते रहते हैं और कई सारे एक्सपर्ट्स वहां पर अपने व्यूज, दिल की बीमारियों से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं, जो अपडेट्स हैं, वो लगातार उस पर करते रहते हैं। तो उसे फॉलो करना ना भूलिए। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।